नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम जानने वाले हैं समाज के कुछ ऐसे प्रश्न जहां से अक्सर ही बच्चे गलती करते हैं। बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने गलती की है, लेकिन पेपर में उनके उत्तर गलत हो जाते हैं। कैसे? कि अगर हमने पढ़ा है कि तत्पुरुष समास का कोई नियम है, आप जाकर प्रश्न का उत्तर करते हो लेकिन वहां पर तत्पुरुष नहीं होता। तो कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो सामान्य नियमों से हटकर होते हैं, या फिर आप उनको अपवाद भी कह सकते हो। तो ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में आपका समय बचाएंगे, साथ के साथ आपको सिलेक्शन की गारंटी देंगे, लाखों स्टूडेंट से आपको अलग कर देंगे अगर आपका इनका उत्तर पता है तो। चलिए, जैसे देखो, द्विगु समास के अपवाद या फिर ऐसे प्रश्न द्विगु समास के जहां से अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखना, अगर मैं कहूं आपसे, देखो, मैंने कहा द्विगु समास तो हमने सभी ने पढ़ा है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन साथ के साथ इसका जो पहला पद है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। आपको पता होगा, हम सभी ने ये नियम पढ़ा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसी नियम के अनुसार एक आपसे सवाल पूछता हूं कि मुझको बताइए 55 में कौन सा समास होगा। मैंने कहा कि मुझको 55 में समास बताइए, 55 में समास क्या होगा? कई सारे बच्चे जिन्होंने सिर्फ रटा है चीजों को, वो करके आएंगे द्विगु समास। क्या करके आएंगे? द्विगु समास, और वहीं पर चीजें बिगड़ जाएंगी, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगर 55 का मैं विग्रह की बात करता हूं या फिर इसके विखंडन की बात करता हूं, यहां देखना, ये होता है 50, 50 और 5। इसका विखंडन क्या होता है? 50 और 5 होता है। यहां पर देखना, जैसे ही आपने और देखा, आपके दिमाग की बत्ती जली, आपके दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा गुरुजी यहां तो और आ गया, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। याद रखिएगा, द्विगु यहां पर नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसी प्रकार से मैं 22 की बात करता हूं, यहां पर देखना, यहां पर मैंने लिखा 20, 20 और 2, 20 और 2, अर्थात यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व, द्वंद्व समास का ये उदाहरण होगा। चीजें क्लियर हैं आपको? जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है, आगे से गलती नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी पहचाने कैसे? पहचाने कैसे? चलिए देखो, मैं आपको पहचान बताता हूं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे पहचान, पहचान आपको याद रखनी है कैसे? कहीं पर भी हमने पढ़ा है कि जहां पर भी पहला पद क्या है, जहां पर पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, संख्या, संख्यावाचक हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है आपका द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अच्छा, ये चीज हमने सभी ने पढ़ी है। लेकिन अब यहां पर देखना, अगर मैं कहूं कि अगर इसको थोड़ा सा और डीप में लेकर चलते हैं, जैसे मैंने कहा 1 से 9 तक की संख्याएं, 1 से 9 तक की संख्याएं, अच्छा, साथ के साथ 10, 20, 30, 40, 50, डॉट 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 आदि। क्या है? आदि। ये क्या है? अब यहां पर करोगे द्विगु समास। अगर इससे अलग भी कोई संख्या हुई, अगर अगर इससे अलग कोई संख्या हुई, तो वहां द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? फिर वहां हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। सभी को क्लियर है चीजें? तब वहां पर द्वंद्व समास, चीजें क्लियर है। जैसे अगर मैंने कहा आपसे मुझको मुझको 22 में बताइए, मुझको 55 में बताइए, जैसे यहां पर मैंने कहा 20 और 2 22, तो ये क्या है? 1 और 9 से अलग है, साथ के साथ 10, 20, 30, 40, 50 इन सभी से अलग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन अभी समस्या खत्म नहीं हुई। जैसे मैंने एक प्रश्न दे दिया, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में मुझको समास बताइए। अब कई सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी त्रिनेत्र अर्थात भगवान शिव, क्योंकि तीन नेत्र किसके होते हैं? भगवान शंकर के होते हैं। किसके होते हैं? भगवान शंकर के तीन नेत्र होते हैं।
अच्छा जी, लेकिन अगर मानकर चलो मैंने आपको विकल्पों में बहुब्री दिया ही नहीं, मैंने पूछा त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, मैंने सिर्फ आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया कि त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु समास, तब आपका उत्तर क्या होगा, अब आपको उत्तर बताना है, मैंने बहुब्री दिया ही नहीं। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। अर्थात देखो, अगर बहुब्री ना दे, अगर इस प्रकार के प्रश्नों में त्रिनेत्र पूछा है, बहुब्री ना दे, तो यहां पर एक चीज देखो, इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद संख्यावाचक है, तब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तब इसका सही उत्तर आप करोगे द्विगु समास। क्या करोगे, द्विगु समास। और यहां पर एक चीज नोट बनाकर करोगे, क्या कि अगर अगर द्विगु समास अगर द्विगु समास विकल्प में ना हो, अगर द्विगु समास विकल्प में ना हो, तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास आप उत्तर करोगे। क्या करोगे, तब आप करोगे तत्पुरुष समास। गुरुजी कैसे, जैसे यहां पर देखना, मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रदान होता है। द्विगु समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रदान। उत्तर पद प्रदान 3 समासों में होता है, याद रखना, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। जो अलग अलग मुनि थे ना, उन्होंने बताया था कि तत्पुरुष समास के ही भेद है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। याद रखिएगा, अगर मैं द्विगु समास की बात करूं, कर्मधारय समास की बात करूं, तो कुछ मुनियों के अनुसार ये तत्पुरुष समास के ही भेद है। अगर विकल्पों में द्विगु तथा बहुब्री ना दे, अगर द्विगु तथा बहुब्री ना दे, तब आप उत्तर क्या करोगे, तत्पुरुष समास उत्तर करोगे। चलिए चीजों को थोड़ा सा और आसान करते हैं। जैसे देखना, अपवाद की श्रेणी में इनको पढ़ा जाता है 47, अर्थात 40 और 7। 40 और 7 गुरुजी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अभी अभी पढ़कर आए हैं, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास इसका उत्तर होगा। अच्छा, 47, 37, माफी चाहूंगा, 37, अर्थात 30 और 7। गुरुजी यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है सभी को, जी हाँ गुरुजी, एकदम से क्लियर है। इसी प्रकार 93, 42, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, किसको छोड़कर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, किसको छोड़कर दे दे, 10, 20, 30, 40, 50, 100, जितनी भी आपके जीरो वाली संख्या है, और साथ के साथ 1 से 9, 1 से 9, और इनको छोड़कर कुछ भी अंक दे दे, वहां पर उत्तर क्या करोगे, वहां पर आपको उत्तर करना है द्वंद्व समास। क्या करना है, वहां पर उत्तर करना है द्वंद्व समास। चीजें क्लियर हो रही हैं, जी हाँ गुरुजी, एकदम से क्लियर हो रही हैं। चलिए देखो, कुछ और भी अपवाद होते हैं, कुछ और ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। उससे पहले एक चीज आपको जाननी है, समझनी है, कि जरूरी नहीं है कि एक शब्द में एक ही समास हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं बना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक शब्द में एक समास होगा, एक से अधिक भी समास हो सकते हैं एक शब्द में। फर्क यहां से पड़ता है कि उस शब्द को आप प्रयोग कहां कर रहे हो, किस अर्थ के लिए कर रहे हो, किस वाक्य में कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। चलेगा, जैसे देखो यहां पर आप समझ पाओगे। देखो, मैंने एक शब्द दिया है आपको लंबोदर, मैंने एक शब्द दिया आपको लंबोदर। अब इसका अर्थ क्या है, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा है उदर जिसका, अर्थात हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जो है, उनका उदर जो है, उनकी जो सूंड है, लंबी है। अच्छा जी, तो यहां से एक अर्थ मुझको मिल गया गणेश। क्या मिल गया, गणेश। तो गणेश, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली। तो यहां पर जहां भी तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है आपको, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ये सभी ने पढ़ा है, ये सभी ने पढ़ा है ना, वहां होता है बहुव्रीहि समास। लेकिन अब इसका अर्थ मैं और निकालता हूं, जैसे लंबा है उदर जो, लंबोदर, इसका ये भी तो अर्थ हो सकता है, लंबा है उदर जो। अर्थात यहां देखना, लंबा है उदर जो, गुरुजी यहां पर हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध हो गया। अब कर्मधारय क्या होता है, बहुव्रीहि क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पर जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हम सभी जानते हैं कि नीला कंठ किसका है, भगवान शंकर का है। भगवान शंकर ने क्या पिया था,
विष पिया था ना, उसी के लिए उनको कहा जाता है नीलकंठ, क्योंकि उनका कंठ नीला हो गया था। यहां से तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, भगवान शंकर के बारे में जानकारी मिली, अर्थात अर्थात ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका बहुब्री समास। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण होगा। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल गई। लेकिन इसका अर्थ अगर और निकाला जाए, इसका अर्थ अगर मैं निकालता हूं नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ, जो कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका सच में कंठ का जो गर्दन है उसका रंग नीला हो, तो गुरुजी इसके लिए कौन सा समास होगा। तो यहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा समास, यहां पर हो जाएगा आपका कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। चीजें समझ में आ रही हैं। तो देखो ये वो प्रश्न है जो आपको लाखों स्टूडेंट की भीड़ से अलग कर देंगे। मानकर चलो किसी ने रटा है कि लंबोदर में सिर्फ बहुब्रीहि समास होगा, वो कभी इसका उत्तर कर्मधारय नहीं कर सकता, वो कभी करेगा ही नहीं। उसके अंक ऐसे ही चले जाएंगे, उसके अंक ऐसे ही व्यर्थ हो जाएंगे। सिलेक्शन की जो उम्मीद है वह थोड़ी बहुत कम हो जाएगी उससे। चलिए अच्छा, अब देखते हैं नीलकंठ। जिसने पढ़ा है कि नीलकंठ में बहुब्रीहि है, वो कभी इसका कर्मधारय कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन आपको पता है, आप जानते हो कि नीलकंठ में कर्मधारय भी होता है, बहुब्रीहि भी होता है। और ये रूल नहीं है, ये ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि एक शब्द में केवल एक ही समास होगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास भी है, नीलकंठ में कर्मधारय समास भी है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको आपकी परीक्षा में काफी लाभदायक होगी। इसके मदद से आप चीजों में अंतर करना सीख पाए होंगे। इसी प्रकार की आगे भी वीडियो आती रहेंगी, आगे भी जानकारी मैं देता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।